अगर एक नॉर्मल से दिखने वाले अनाज को उगाने के पानी की रिक्वायरमेंट का हिसाब लगाया जाए तो शायद ही कोई इतने बड़े नंबर्स इमेजिन कर पाए। लेकिन जब हम ओराइजा सटिवा, मेरा मतलब है धान की बात करते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। हाँ, 1 किलो चावल के लिए करीब 5000 लीटर्स पानी लगता है। एग्जैक्टली 1 किलो चावल और 5000 लीटर पानी। ये बाकी जनरल सीरियल्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा है। ये इतना मैसिव वाटर डेफिसिट और ऐसी एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट किसी आम पौधे का कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। और इस एबनॉर्मल पानी की खपत के पीछे ना इस पौधे का बेसिक एवोल्यूशनरी नेचर छुपा है। देखिए, धान बेसिकली एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है। ज्यादातर फसलें अगर लगातार पानी में डूबी रहें तो उनकी जड़ों का दम घुटने लगता है, क्योंकि मिट्टी के पोर्स पानी से भर जाते हैं और ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है। राइट? सही कहा। पर धान के पास एक बहुत ही स्पेशल एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है। इसके तनों और जड़ों में एरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज को अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो ये स्पंज जैसे हॉलो स्ट्रॉज या ट्यूब्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक बिल्ट इन सिस्टम है। हाँ, ये नेटवर्क एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सीधा हवा से कैप्चर करके उन जड़ों तक ट्रांसफर करता है जो गहरे पानी में डूबी हुई हैं। तो एक तरह से इसने अपने अंदर ही एक इनबिल्ट स्कूबा डाइविंग गियर डेवलप कर लिया है ताकि ये फ्लडेड कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। और आज की इस चर्चा का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। हम प्लांट एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंस के उन सभी डीप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और हाई यील्ड फैक्ट्स का विश्लेषण करेंगे जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में हाईएस्ट ऑर्डर के सवाल बनाते हैं। कोड करेंगे जो सिर्फ लिस्ट में पढ़ने पर शायद क्लियर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी के इस इंटेंस रिक्वायरमेंट के बाद इसके बोटैनिकल प्रोफाइल और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो और भी कॉम्प्लेक्स लेयर्स खोलता है। हाँ, बॉटनी के हिसाब से इसका जीनस है ओराइजा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जीनस के अंदर टोटल 24 अलग अलग स्पीशीज आती हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया का पेट भरने का काम ग्लोबली सिर्फ 2 ही कल्टीवेटेड स्पीशीज करती हैं। ओह, सिर्फ 2? हाँ, बस 2। पहली है ओराइजा सेटिवा जो पूरी दुनिया में उगाई जाती है, और दूसरी है ओराइजा ग्लैबरीमा जो स्ट्रिक्टली वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक ही लिमिटेड है। जेनेटिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक डिप्लॉयड प्लांट है जिसका सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 2n=24 है। सही पकड़ा। और इसकी ओरिजिन की ट्रेसिंग हमें इंडो बर्मा रीजन यानी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ले जाती है। बॉटनी के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एग्जाम सेटर्स के एब्सोल्यूट फेवरेट होते हैं। जैसे इसे एक सेल्फ पॉलिनेटेड C3 और शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी इन लेबल्स का एक्चुअल ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम C3 मैकेनिज्म को देखें तो इसका मतलब है कि ये पौधा फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में थोड़ा कम एफिशिएंट है, खास करके गर्म और ड्राई क्लाइमेट्स में। तो मतलब अपने स्टोमेटा को खुला रखने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज कर देता है। एग्जैक्टली। और यही वापस इसकी 5000 लीटर वाली रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करता है। और शॉर्ट डे प्लांट होने का मतलब ये है कि इसको फ्लावरिंग ट्रिगर करने के लिए एक लंबे और अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड की जरूरत होती है, यानी लंबी रातें चाहिए। इसीलिए इसकी सोइंग टाइमिंग इतनी क्रिटिकल होती है। और उस बोटैनिकल स्ट्रक्चर में सीड और फ्लावर की एनाटॉमी पर आना भी उतना ही जरूरी है। इसके फ्रूट टाइप को साइंटिफिकली कैरियोप्सिस कहते हैं। हाँ, कैरियोप्सिस उस फ्रूट को बोलते हैं जहां सीड कोट और ओवरी वॉल एक दूसरे के साथ पूरी तरह फ्यूज हो चुके होते हैं। ये एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जो हल के अंदर टाइटली एनक्लोज्ड होता है। यही वजह है कि जब हम चावल की प्रोसेसिंग या मिलिंग करते हैं तो ग्रेन के बाहरी लेयर्स बहुत इजीली स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं। इस पर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इसका इन्फ्लोरेसेंस, जिसे पैनिकल कहा जाता है। सही कहा। ये एक सिंगल फूल नहीं बल्कि एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जहां बहुत सारे स्पाइकलेट्स अटैच्ड होते हैं। और इनके बीच के मैट्रिक्स को नापने के लिए ना टेस्ट वेट का फॉर्मूला लगता है जिसमें एग्जैक्टली 1000 ग्रेन्स का वेट लिया जाता है। नॉर्मल वेराइटीज का टेस्ट वेट 25 ग्राम्स निकल कर आता है, जबकि बासमती के पतले और लंबे दाने थोड़े हल्के होते हैं, करीब 21 ग्राम्स के आसपास। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, ग्लोबल पॉपुलेशन का 7% से ज्यादा हिस्सा इस अनाज पर एज अ स्टेपल फाउंडेशन डिपेंड करता है और लगभग 90% चावल
एशिया में ही ग्रो और कंज्यूम होता है। पर इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें मौजूद प्रोटीन, जिसे हम ऑराइजिनिन कहते हैं, वो सीरियल्स की पूरी फैमिली में सबसे लोएस्ट है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ 6 से 7% के आसपास हवर करता है। बिल्कुल। फैट कंटेंट भी मुश्किल से 2% होता है, जो मिलिंग में गायब हो जाता है। तो सवाल यह है कि अगर इसमें प्रोटीन लोएस्ट इन सीरियल्स है तो ये पूरी दुनिया का स्टेपल अनाज कैसे बन गया? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली ह्यूमन एवोल्यूशन और ज्योग्राफी का एक बड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका सर्वाइवल प्रोटीन पर नहीं बल्कि इंस्टेंट एनर्जी और ज्योग्राफिकल सूटेबिलिटी पर टिका है। ज्योग्राफिकल सूटेबिलिटी से आपका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, एशियन कंट्रीज का मेजर क्लाइमेट वेट ट्रॉपिकल से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के बीच रहता है। ये हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड रीजन्स ऐसे हैं जहां गेहूं या बाकी फसलें इजीली फंगल डिजीजेस का शिकार हो जाती हैं, पर धान ऐसी जगह थ्राइव करता है। अच्छा, तो न्यूट्रिशन वाइज कार्बोहाइड्रेट्स का रोल ज्यादा है इसमें? हाँ, भले ही ऑराइजिनिन प्रोटीन कम हो, पर इसका कार्बोहाइड्रेट प्रोफाइल बहुत डेंसली पैक्ड और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। हिस्टोरिकली एशिया की एक मैसिव पॉपुलेशन हार्ड फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व रही है, जिसके लिए उन्हें लो कॉस्ट, इंस्टेंट और मैसिव एनर्जी रिलीज की जरूरत होती थी। इस रिक्वायरमेंट को चावल ने परफेक्टली मीट किया। इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए ओराइजा सेटावे के 3 ज्योग्राफिक रेसेस को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर उन रेसेस को डिकोड करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। पहली है इंडिका वैरायटी, जो प्राइमरीली इंडिया और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है। ट्रेडिशनली इसके पौधे बहुत लंबे होते थे और इनका तना काफी वीक होता था। दूसरी रेस है जपोनिका, जो जापान और टेम्परेट क्लाइमेट्स की स्पेशलिटी है। ये छोटे कद के पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां सीधी और डार्क ग्रीन होती हैं। और तीसरी एक इंटरमीडिएट या वाइल्ड फॉर्म है, जिसे जवानिका या बैलू राइस कहते हैं, जो मेन रूप से इंडोनेशिया में आइसोलेट हुई है। इन रेसेस का बिहेवियर ही आगे चलकर एग्रीकल्चरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इंडिका वैरायटी टॉल जरूर थी, पर उसकी एग्रोनॉमी में एक फेटल फ्लॉ था। लो प्रोडक्टिविटी, अपना तना लंबा करने में लगा देता था। नतीजा ये होता था कि अनाज के वजन और हवा के दबाव से पौधा खेत में ही गिर जाता था। और इस गिरने के प्रोसेस को लॉजिंग कहते हैं, राइट? हाँ, लॉजिंग। पौधा गिरने से आधी फसल पानी में सड़ जाती थी। इस फंडामेंटल फ्लॉ को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट को सीधा उसके जेनेटिक सोर्स कोड में घुसना पड़ा, ताकि पौधे का आर्किटेक्चर बदला जा सके। ये जेनेटिक शिफ्ट किसी वीडियो गेम में एक हिडन चीट कोड डिस्कवर करने जैसा था। एक ऐसा कोड जिसने अचानक से नेचर की कैपेसिटी को ओवरराइड कर दिया। वो चीट कोड था एक ड्वार्फिज्म जीन, जिसका नाम बड़ा पेक्यूलियर है, डीजीवो जीन। सही का, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेगेड। और इसे एक छोटे से जीन ने ग्लोबल राइस ब्रीडिंग का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस जीन ने बेसिकली पौधे की फिजियोलॉजिकल राउटिंग बदल दी है ना? बिल्कुल। अब जब फर्टिलाइजर डाला जाता तो पौधा एनर्जी लंबे तना बनाने में वेस्ट नहीं करता, बल्कि उस एक्सेस एनर्जी को पैनिकल डेवलपमेंट और ग्रेन फिलिंग में चैनलाइज करता। पौधा छोटा और मजबूत रहा, जिससे लॉजिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली खत्म हो गई। और इसी डीजीवू जीन को आइसोलेट करके 1964 में ताइवान ने पहली सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की, जिसका नाम था TN1। हाँ, और सिर्फ 2 साल बाद 1966 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI ने IR8 रिलीज किया, जो पहला हाईली सक्सेसफुल हाई यील्डिंग वैरायटी ड्वार्फ बना। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन हिस्ट्री का स्पेसिफिक डेटा सबसे क्रूशल है। 1968 में डॉक्टर शास्त्री ने इन ड्वार्फ जीन्स को यूज करके एक वैरायटी डेवलप की, जिसका नाम रखा गया जया। ये कोई आम वैरायटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जया ने यील्ड के वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जो कभी सोचे भी नहीं गए थे, और इसी ब्रेक थ्रू की वजह से इसे द मिरेकल राइस इन इंडिया का टाइटल दिया गया। पर जेनेटिक एडवांसमेंट का ये दौर यहाँ रुका नहीं, बल्कि हाइब्रिड इनोवेशंस की तरफ आगे बढ़ा। प्लांट ब्रीडिंग के हिस्ट्री में पहला हाइब्रिड राइस चाइना ने 1970s के दौरान बनाया। इंडिया इस टेक्नोलॉजिकल रेस में सेकंड रहा, जिसने 1994 में अपना पहला हाइब्रिड राइस CORH1 सक्सेसफुली रिलीज किया। और एक और हाईली स्पेसिफिक माइलस्टोन जो अक्सर पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो है पहली बासमती हाइब्रिड, जिसका नाम PRH10 है। हाइब्रिड्स के साथ साथ
एग्रोनॉमिस्ट ने जेनेटिक लेवल पर ट्रांसजेनिक्स और म्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। जैसे जगन्नाथ और सत्तारी ऐसी स्पेसिफिक म्यूटेंट वैरायटीज हैं जो रेडिएशन या केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू डेवलप की गई हैं ताकि स्पेसिफिक स्ट्रेसेस को झेल सकें। लेकिन इस प्योर जेनेटिक डिस्कशन का सबसे हाई प्रोफाइल टर्म है गोल्डन राइस। ये एक क्लासिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम राइस है जिसे बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए के प्रिकर्सर से एनरिच किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो उन पॉपुलेशंस में ब्लाइंडनेस और डिफिशिएंसी से लड़ना था जहां चावल प्राइमरी डाइट है। और इस गोल्डन राइस टर्म को कॉइन करने वाले साइंटिस्ट थे इंगो पोट्रिकस। ये नाम और फंक्शन एग्जाम पेपर्स का एक स्टेपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन चुका है। बिल्कुल। अब सीड्स और उनके जेनेटिक्स को एकदम पीक एफिशिएंसी पर सेट करने के बाद फोकस शिफ्ट हुआ उन सीड्स को बोने के तरीके पर। वही पुराना मैथमेटिकल प्रॉब्लम, स्पेस कम है, टाइम कम है और सबसे बड़ी बात वही 5000 लीटर वाला पानी का डेफिसिट। इन कंस्ट्रेंट्स को तोड़ने के लिए दो बहुत ही अनकन्वेंशनल और स्पेशलाइज्ड सोइंग मेथडोलॉजीज डेवलप की गईं। पहली मेथड ने तो लिटरली मिट्टी के कॉन्सेप्ट को ही इक्वेशन से बाहर कर दिया। इसे डापोग मेथड कहते हैं। हाँ, डिबॉग मेथड की शुरुआत फिलीपीन से हुई और इसका कोर इनोवेशन यही है कि नर्सरी स्टेज में बीज का मिट्टी से कोई कांटेक्ट नहीं होता, नो सॉइल कांटेक्ट व्हाटसोएवर। तो बिना मिट्टी के बीज उगाते कैसे हैं? इस टेक्निक में वुडन प्लैंक्स, कंक्रीट फ्लोर्स या पॉलीथीन शीट्स के ऊपर चावल की लेयर्स बिछाई जाती हैं और उन्हें लगातार गीला रखा जाता है। पौधे एक्सक्लूसिवली अपने बीज के अंदर मौजूद एंडोस्पर्म की एनर्जी को यूज करके बढ़ते हैं। अच्छा, इस वजह से सीडलिंग्स बहुत ही रैपिड पेस पर मात्र 11 से 14 दिनों के अंदर, टिपिकली 12वें दिन पर सीधा ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। सही कहा। और इसकी स्पेस एफिशिएंसी माइंड बॉगलिंग है। एक पूरे हेक्टेयर खेत में पौधे लगाने के लिए आपको मात्र 25 से 30 स्क्वायर मीटर का नर्सरी एरिया चाहिए होता है। ये कन्वेंशनल नर्सरी के मुकाबले एक फ्रैक्शन ऑफ स्पेस है। बिना मिट्टी की नर्सरी का आइडिया ही रेवोल्यूशन जैसा लगता है। दूसरी एक्सट्रीम तरफ एक और टेक्निक है जिसे SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। माडागास्कर में 1980s के दौरान हेनरी डे लालुनेनी ने इसे डेवलप किया था। SRI का बेसिक क्लेम अपने आप में एक पैराडॉक्स लगता है। एक तरफ हमने बात की थी धान को 5000 लीटर पानी चाहिए, पर SRI टेक्निक क्लेम करती है कि ये 50% पानी बचा लेती है। वेट, 50% पानी की बचत? और मैंने पढ़ा था कि ये सीड रिक्वायरमेंट को 90% तक गिरा देती है। सिर्फ 5 किलो सीड पर हेक्टेयर लगता है। बिल्कुल। इस मेथड में पौधों को बहुत छोटी उम्र में, लगभग 8 से 12 दिन में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और उनके बीच एक बहुत वाइड स्पेसिंग, टिपिकली 25 बाय 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। एक रेगुलर फील्ड में यील्ड 2 से 3 टन पर हेक्टेयर होती है, पर SRI उसको पुश करके 6 से 7 टन तक ले जाता है। एक लॉजिकल दिमाग यहाँ आकर जरूर अटकेगा। अगर बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ही इतने हजारों लीटर पानी की है, तो अचानक से आधे पानी में फसल मर क्यों नहीं रही, बल्कि यील्ड डबल कैसे हो रही है? ये पैराडॉक्स डायरेक्टली हमारी उस गलतफहमी से जुड़ा है कि धान एक ट्रू एक्वाटिक प्लांट है। जैसे हमने शुरू में एरेनकाइमेटस टिश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में देखा, पौधा एक्चुअली एक्स्ट्रा पानी को सिर्फ टॉलरेट करता है। उसे पानी की उतनी आवश्यकता होती नहीं है। मतलब हिस्टोरिकली किसान खेत में पानी इसलिए भरकर रखते थे ताकि वीड्स यानी खरपतवार डूबकर मर जाएं। ये एक नेचुरल वीड कंट्रोल मैकेनिज्म था, धान का रिक्वायरमेंट नहीं। एग्जैक्टली। SRI मेथड इस रियलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। जब खेत में पानी का लेवल बहुत कम रखा जाता है और मिट्टी मॉइस्ट पर एरोबिक रहती है, तो ऑक्सीजन रूट जोन में इजीली पेनिट्रेट करती है और वाइड स्पेसिंग की वजह से रूट्स को फिजिकली फैलने का पूरा कैनवस मिल जाता है। जब रूट्स हेवीली डेवलप होती हैं तो टिलमिंग यानी एक ही बीज से आने वाली ब्रांचेस की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। हाँ, जिससे पौधा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, सनलाइट ज्यादा मिलती है और बिना खेत को वाटरलॉक किए एक हाईली रोबस्ट हाई यील्डिंग क्रॉप तैयार हो जाती है। अब यहाँ से मिट्टी की इकोलॉजी और केमिकल मैनेजमेंट का फेज शुरू होता है। ग्रोथ फेज की बेसिक रिक्वायरमेंट में धान का कार्डिनल टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास घूमता है। और मिट्टी के नेचर की बात करें तो इसे स्पेशली एसिडिक सॉइल्स पसंद आती हैं, जहां मिट्टी का पीएच लेवल 4 से 6 के बीच मेंटेन हो। क्रॉप की पूरी लाइफ साइकिल में वाटर मैनेजमेंट का सबसे क्रिटिकल फेज होता है बूटिंग स्टेज। ये लेट पेनिकल इनिशिएशन का वक्त होता है, जहां धान का तना अंदर फूल रहे, इन्फ्लोरेसेंस की वजह से स्वेलिंग शो करता है, जिसे फ्लैग लीफ शीथ का फूलना भी कहते हैं।
अगर इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में पानी का स्ट्रेस आया तो पूरी की पूरी फसल और यील्ड ड्रास्टिकली कोलैप्स कर जाएगी। इस क्रिटिकल पानी को मिट्टी में बांध के रखने के लिए एक फिजिकल ऑपरेशन किया जाता है जिसे पडलिंग कहते हैं। हाँ, पडलिंग का कॉन्सेप्ट तो बड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है। इसमें खेत में थोड़ा पानी भरकर उसमें बार बार ट्रैक्टर या हल चलाया जाता है। इस लगातार मैकेनिकल एक्शन से मिट्टी के नेचुरल मैक्रोपोर्स और सॉइल एग्रीगेट्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सही कहा। और जब मिट्टी का स्ट्रक्चर टूटता है तो उसकी बल्क डेंसिटी 1.4 से शूट करके 1.7 जीसीसी तक पहुंच जाती है। मिट्टी के सारे पार्टिकल्स एक सॉलिड इम्पर्मिएबल पेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पानी का पर्कुलेशन लॉस, यानी जमीन के अंदर पानी का रिस कर चला जाना, कंप्लीटली रोक देना। किसी सिंपल एनालॉजी से जोड़ूं तो ये अपने खेत के बॉटम को सीमेंट से सील करके एक जाइंट बाथटब बनाने जैसा है, ताकि जो पानी आप डालें वो बाहर ना निकले। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिकल ड्रॉबैक है जो अक्सर क्रॉप रोटेशन में सामने आता है। हाँ, पडलिंग ने करंट क्रॉप के लिए पानी तो रोक लिया, लेकिन मिट्टी के सारे पोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब धान की कटाई के बाद अगली अपलैंड क्रॉप जैसे गेहूं वहां उगने आती है तो उसकी जड़ों को इस कॉम्पैक्ट मिट्टी को पेनिट्रेट करने में एक्सट्रीम मुश्किल होती है, जो सीधा एग्रीकल्चर फसल की यील्ड को इफेक्ट करता है। पडलिंग के अलावा खड़े खेत में वीड्स को फिजिकली उखाड़ने के लिए एक लाइट प्लाउइंग की जाती है, जिसे ब्यूसनिंग कहते हैं। बिल्कुल उस बपटब एनालॉजी की तरह स्टैग्नेंट पानी एक कंप्लीटली अलग केमिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और यहीं पर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का सबसे स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई होता है, जो एग्रोनॉमी एग्जाम्स में पक्का पूछा जाता है। धान के खेत में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड माना जाता है। ये डायरेक्टली प्रोहिबिटेड क्यों है? इसका रीजन सॉइल केमिस्ट्री में छुपा है। पडलिंग वाले फ्लडेड खेत में मिट्टी की सबसे ऊपरी मिलीमीटर लेयर में थोड़ी ऑक्सीजन होती है, जिसे ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं, पर उसके नीचे का पूरा डीप हिस्सा रिड्यूस जोन होता है, जहां ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट होती है। अच्छा, तो अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर उस ऑक्सीजन डिप्राइव्ड मिट्टी में डालेंगे तो वहां मौजूद एनाएरोबिक बैक्टीरिया एक प्रोसेस इनिशिएट करते हैं जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। वो बैक्टीरिया नाइट्रेट से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन डायरेक्टली गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। एग्जैक्टली। इस मैसिव न्यूट्रिएंट लॉस से बचने के लिए हमेशा अमोनिकल नाइट्रोजन का यूज किया जाता है और उसको सीधा गहराई में रिड्यूस्ड जोन में डीप प्लेस किया जाता है। इसके अलावा एनपीके का रेशियो टिपिकली 100.60.60 रखा जाता है, जिसमें 25 किलो जिंक सल्फेट का एडिशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। केमिकल नाइट्रोजन पर इस हाई डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन फील्ड में उतारा जाता है, जिसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या बीएनएफ कहते हैं। लो लैंड सबमर्ज्ड इकोसिस्टम यानी पानी से भरे खेत का माहौल कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए पैराडाइज होता है। यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए और एक फ्लोटिंग वाटर फर्न एजोला मिलकर एक ब्रिलियंट नेचुरल फैक्ट्री चलाते हैं। एजोला की पत्तियों के कैविटी के अंदर अनाबेना एजोलाई नाम का एक एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सीधा खेत में रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर खेत अपलैंड है जहां पानी नहीं भरा है तो वहां अजोटोबैक्टर स्पीशीज का सीधा मिट्टी में एप्लीकेशन होता है। इस बायोफर्टिलाइजर स्ट्रैटेजी से टोटल केमिकल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट 25 से 30% तक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक एलिमेंट ऐसा है जो ज्यादातर बाकी फसलों के लिए रेलेवेंट नहीं होता, पर धान के लिए वो उसकी स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी का बैकबोन है। वो एलिमेंट है सिलिकॉन। जब पौधा मिट्टी से सिलिसिक एसिड एब्जॉर्ब करता है तो वो सिलिकॉन पौधे की एपिडर्मल सेल्स में कंटिन्यूअसली डिपॉजिट होने लगता है। धीरे धीरे ये डिपॉजिट एक हाईली रिजिड और थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर फॉर्म कर देता है। ये लेयर इतनी टफ होती है कि ये इफेक्टिवली पौधे को माइक्रोस्कोपिक ग्लास का कवच पहना देती है। जब स्टेम बोरर या बाकी च्यूइंग इंसेक्ट्स तना खाने आते हैं तो उनके मैंडिबल्स इस सिलिका लेयर को पियर्स नहीं कर पाते और पौधा नेचुरली पेस्ट से बच जाता है। साथ ही ये लीव्स को इरेक्ट रखता है, जिससे सनलाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज होता है। इसको आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए फील्ड में बेसिक स्लैग का एप्लीकेशन किया जाता है एट द रेट ऑफ 1.5 to 2.0 टन्स, खासतौर पे जब पैनिकल इनिशिएशन स्टेज चल रही हो। केमिस्ट्री के बाद बात आती है जब ये डिफेंसेस फेल होते हैं।
फसल तैयार होते वक्त आने वाली फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजीज और टॉक्सिसिटीज एग्जाम्स की जान है। इस लिस्ट में टॉप पर है जिंक की डिफिशियंसी से आने वाली खैरा डिजीज। ये ज्यादातर शुरुआती नर्सरी स्टेज में पौधे को हिट करती है, जहां पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। इस एग्जैक्ट डिफिशियंसी को पहली बार रिनाउंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट Y.L. नेने ने 1966 में पंतनगर के एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स में ट्रेस किया था। सही जानकारी। इसके साथ ही आयरन या कॉपर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वाइट आई या रिक्लेमेशन डिजीज जैसे सिम्टम्स आते हैं। और टॉक्सिसिटी का फेज उतना ही डेंजरस होता है जितना डिफिशियंसी का, क्योंकि वाटर लॉक्ड केमिस्ट्री कभी-कभी जहर पैदा करने लगती है। कैसे? जब ऑक्सीजन बिल्कुल डिप्लीटेड हो जाती है तो सिवियर रिड्यूस्ड सॉइल्स में सल्फेट रिड्यूस होकर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस बनाता है। ये गैस रूट्स के लिए हाईली टॉक्सिक होती है। इसकी वजह से जड़ों का सड़न शुरू हो जाता है और पौधा मिट्टी से न्यूट्रिशन उठाना बंद कर देता है। इस रूट फिजियोलॉजी के कोलैप्स को अक्योची डिजीज कहते हैं। एसिड सल्फेट मिट्टी में आयरन अपनी टॉक्सिक स्टेज में एक्सेस एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे पत्तियां पर्पल ब्राउन कलर की दिखने लगती हैं। इसे ब्राउनिंग ऑफ राइस कहते हैं। जेनेटिक साइंस ने इस आयरन टॉक्सिसिटी को डिफीट करने के लिए एक डेडिकेटेड वैरायटी बनाई जिसका नाम है फल्गुना, जो इस टॉक्सिसिटी को आसानी से टॉलरेट कर लेती है। वहीं अगर केमिकल वीड कंट्रोल की बात करें तो प्री इमर्जेंस स्टेज पर ब्यूटाक्लोर या बेंथियोकार्ब और पोस्ट इमर्जेंस आने पर प्रोपैनल हर्बिसाइड्स डाले जाते हैं ताकि इकोनोक्लोआ जैसे सबसे खतरनाक वीड स्पीशीज को खेत में फैलने से रोका जा सके। अब एक बार क्रॉप सक्सेसफुली हार्वेस्ट हो जाए तो उसका एग्रीकल्चरल सफर सीधा हमारे डाइनिंग टेबल पर आकर रुकता है। यहाँ प्रोसेसिंग से जुड़ा एक बहुत डार्क साइंटिफिक ट्विस्ट है। प्रोसेसिंग वाला ट्विस्ट? हाँ, रॉ पैडी सीधा खाया नहीं जा सकता, इसलिए उसकी मिलिंग की जाती है। मिलिंग का फिजिकल प्रोसेस बीज के ऊपर के स्टार्ची कवर, जिसे एल्यूरोन लेयर और एम्ब्रियो कहते हैं, उसे रगड़कर हटा देता है। उसके बाद बचे हुए दाने की एक्सटेंसिव पॉलिशिंग होती है ताकि वो ब्राइट वाइट दिखे। प्रेसफाइन पॉलिशिंग का एक डायरेक्ट केमिकल कॉन्सिक्वेंस ये है कि उस एल्यूरोन लेयर के साथ साथ ग्रेन में मौजूद विटामिन B1, जिसे हम थायमीन कहते हैं, वो सिवियर क्वांटिटी में वॉश आउट हो जाता है। एग्जैक्टली। ऐसी पॉपुलेशंस जो लगातार महीनों तक सिर्फ हाईली पॉलिश्ड व्हाइट राइस कंज्यूम करती हैं, उनकी बॉडी में थायमीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे एक डेडली न्यूरोलॉजिकल डिजीज बेरी जन्म लेती है। एक आम इंसान इस डेटा को देखे तो यही सोचेगा कि क्या ये सफेद फाइन पॉलिश किया हुआ चावल एक्चुअली एक न्यूट्रिशनलेस एस्थेटिक प्रोडक्ट बन चुका है जो हमारी हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा। सफेद चावल एक प्योर कार्बोहाइड्रेट ब्लॉक की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पॉलिशिंग लेयर के साथ निकल गए हैं। लेकिन इस बड़ी न्यूट्रिशन क्राइसिस का सलूशन हमारी सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशनल फूड साइंस में मौजूद था, एक टेक्निक के रूप में जिसे पारबॉइलिंग कहा जाता है। हाँ, पारबॉइलिंग एक ऐसी इंटेंस हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है जिसमें कच्चे पैडी ग्रेन को मिल करने से पहले उसके छिलके समेत उबालकर, स्टीम करके और फिर सुखाया जाता है। ये हीट और मॉइस्चर का ट्रीटमेंट स्टार्च के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को एक एमॉर्फस जेल लाइक फॉर्म में बदल देता है। और सबसे बड़ा मैजिक ये होता है कि हीट के प्रेशर से बाहरी लेयर का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खास करके विटामिन B12 और थायमीन, डिसॉल्व होकर ग्रेन के डीप अंदर एंडोस्पर्म में पुश हो जाते हैं और वहां सील हो जाते हैं। उसके बाद आप उसकी कितनी भी अग्रेसिव मिलिंग कर लें, विटामिन्स अंदर महफूज रहते हैं। इसलिए पारबॉइलिंग वर्चुअली उस पूरे बीज को एक विटामिन कैप्सूल में कन्वर्ट करने की एंसेस्ट्रल ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही एग्रीकल्चरल हिस्ट्री को इतना फैसिनेटिंग बनाती हैं। इस चर्चा को वाइंड डाउन करने से पहले उन स्पेसिफिक फैक्ट्स का एक क्विक BPSC रैपिड रिव्यू कर लेते हैं जो सीधे अनएक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्वेश्चंस में फिट होते हैं। बिल्कुल। अगर फील्ड में प्रॉब्लम एक्सट्रीम सैलिनिटी की है तो टॉलरेंस के लिए वैरायटीज होंगी IR8 और लूनीश्री। अगर लोकल टॉपोग्राफी ऐसी है जहां हैवी रेनफॉल और फ्लड वाटर लॉगिंग क्रिएट कर रहा है तो सीधा वैरायटी सिलेक्ट होंगी जलमगन या जलमानी। एक और मैट्रिक है हलिंग परसेंट, यानी टोटल कच्चे पैडी से उसका बाहरी भूसा या हल हटाने के बाद एक्चुअल चावल की रिकवरी यील्ड कितनी होगी। ये रेशियो हमेशा अराउंड 65-66% यानी टोटल वेट का 2/3 रहता है। और फाइनली एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम से जुड़ा डायरेक्ट पैरामीटर।
धान के खेत, स्पेशली सबमर्ज्ड पडलिंग वाले खेत, ऐसी कौन सी प्राइमरी ग्रीनहाउस गैस हवा में लगातार रिलीज करते हैं? इसके एग्जैक्ट आंसर है मीथेन। आज के इस विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि किसी भी कंपेटिटिव पेपर में एक्सीलेंस ऊपरी नॉलेज से नहीं आती। एक साधारण रीडिंग में शायद यही समझ आए कि राइस एक सेमी एक्वाटिक प्लांट है, पर रियल एनालिसिस ये डिमांड्स करता है कि पता हो उसकी सर्वाइवल उसके एरेनकाइमेटस टिश्यूज में है। और मिट्टी सील करना काफी नहीं, उससे बल्क डेंसिटी का 1.4 से 1.7 जीसीसी शूट होना, ड्वार्फिज्म का सीक्रेट डीजी वूजन में होना और रिड्यूस जोन में डीनाइट्रिफिकेशन लॉस को बाईपास करना, ये वो ग्रैन्युलर मैकेनिज्म्स और आंकड़े हैं जो एक्चुअल रैंक लिस्ट डिफाइन करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स का फाउंडेशन और फिजिक्स एकदम क्लियर होना हाईली एसेंशियल है। और इसी फाउंडेशन के ऊपर आने वाला हर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन टिका है। इन तमाम फैक्ट्स को अगर एक मैक्रो लेंस से देखें तो एक ऐसा रियलिटी चेक मिलता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक तरफ ह्यूमन इनोवेशन ने गोल्डन राइस डिजाइन करके नेचुरली एग्जिस्ट ना करने वाले विटामिन्स को बीच में एम्बेड कर दिया। हमने जेनेटिक कोड्स को तोड़ मरोड़ कर पौधे की फिजिकल शेप बदल दी ताकि लो यील्ड हिस्ट्री बन जाए। तो ये प्योरली टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है कि अगला साइंटिफिक लीप सिर्फ ड्वार्फिंग या विटामिन्स तक सीमित नहीं रहेगा। शायद फ्यूचर उस मैकेनिज्म को क्रैक करने में होगा जहां बिलियंस का पेट भरने वाला ये प्लांट बिना उन डीप मीथेन प्रोड्यूसिंग वाटरलॉक्ड फील्ड्स के सक्सेसफुली कमर्शियली डोमिनेट कर सके। एक ऐसा फ्यूचर जहां एसआरआई जैसी ड्राई सॉइल टेक्निक्स माइक्रो लेवल की जगह मैक्रो स्केल ग्लोबल नॉर्म बन जाएं। ये एक बहुत ही सॉलिड और अर्जेंट टेक्नोलॉजिकल क्रॉसरोड है जो शायद एग्रीकल्चरल साइंस और फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग दोनों के कोर में रहेगा। इस मैकेनिज्म और इसके फ्यूचर इम्पैक्ट्स पर डेफिनेटली ध्यान दीजिए। तब तक के लिए कीप डिगिंग डीप।